हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। भाई सिंपल सी तो बात है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में हम लोगों को अप्रोच कौन सी रखनी है। जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो सर मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं किस तरीके से हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो ये मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वो टॉपिक है जो मॉडर्न एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बैकबोन माना जाता है। खासकर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के मुताबिक इसलिए क्योंकि ये पहली अर्बनाइजेशन थी, बहुत ज़्यादा वेल सिविलाइज्ड थे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। अभी रिसेंटली भी अगर आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनका नाम आया। उसके बाद हमने एक डेयरी के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे हमें और कुछ मिली। उसके बाद हमें ग्रेवयार्ड्स के बारे में यहाँ पे पता चलता है। सो इस टॉपिक को आप लोगों ने एक तो बुक के थ्रू पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स से भी आपको इस टॉपिक को देखना पड़ेगा। इस टॉपिक से काफ़ी बार यूपीएससी प्री में भी और मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो एंशिएंट हिस्ट्री के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है और इस टॉपिक में कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हमारे लिए वेल प्लान्ड होंगे। सबसे पहले सोसाइटी एंड रिलीजन, इनके समाज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनका धर्म कौन सा था। अब जब मैं समाज की बात कर रहा हूं तो देखिए ये टॉपिक जो मैंने लिखे हैं इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अर्बनाइजेशन की सोसाइटी, अर्बनाइजेशन का रिलीजन, अर्बनाइजेशन यानी जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली, इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स कौन सी थी, टाउन, और क्या क्या आज तक हमने यहाँ से एक्सवेट किया है इंक्लूडिंग द धोलावीरा, कालीबंगन, और ये साइट्स कहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास इनका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक ये फैले थे। भारत के हिस्से में तो थे ही थे, लेकिन उसके बाद कुछ एरिया जो पाकिस्तान में है वो कौन सा एरिया है। उसके बाद इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बताइए कि टाउन प्लानिंग कैसी हुआ करती थी। अपार्ट फ्रॉम द टाउन प्लानिंग इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। आप सब जानते हैं कि आपको जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करनी पड़ेगी तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये ट्रेड किसके साथ करते थे, इनके लिंक किस किस कंट्री के साथ थे। लिंक का मतलब यानी कि वीट बाकी चीजें, क्या राइस उगाते थे। तो काफी बार यूपीएससी ने पूछा है कि वो कौन सी ऐसा एग्रीकल्चर था जो ये नहीं करते थे या जो ये करते थे। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से सेटल्ड एग्रीकल्चर किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से एरिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता था। और फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर को याद रखिएगा कि आप दो बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो बुक आती है हमारी तमिलनाडु की और उसमें चैप्टर नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी लिखा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इसको आप करंट अफेयर्स में भी देखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पूनम दलाल की बुक का यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की बुक में काफी सारी चीजें हैं जो नहीं दी गई हैं। तो ऐसा ही करना कि खाली मैंने तमिलनाडु की बुक पढ़ी या फिर मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से भी पढ़ा तो मैं स्टिल कहूंगा इट इज इनकम्प्लीट। काफी सारी चीजें जो है वो मिसिंग है, वो आपको दूसरी स्टैंडर्ड बुक से करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक टॉपिक आता है हड़प्पन के बाद आर्यन सिविलाइजेशन। अब आर्यन के बारे में सबसे बड़ी बात तो यही थी कि यार इनका ऑरिजिन कैसे हुआ, ये कहां से आए थे सर। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड था। आर्यन में सबसे पहले एक ऋग वैदिक काल आया, फिर हमारा लेटर वैदिक पीरियड आया। इन दोनों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। इनका इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का था, लोकेशन इनकी बताइए, पहले कहां पे थे, पंजाब से इन्होंने कहां की ओर मूव किया, क्या आर्यंस लोगों की इन्वेजन से, और हड़प्पा के साथ इनको थोड़ा सा सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज करके पढ़ना है। तो सबसे पहला ही पॉइंट वो ऑरिजिन के बारे में आपसे पूछेगा। कीप इट माइंड कि ऑरिजिन कैसे हुआ। यहाँ पे आपको अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग थ्योरीज देके बताते हैं कि इनका ऑरिजिन, कुछ का मानना है कि ये इंडियन ही गए ही थे, कुछ का मानना है कि नहीं बाहर से आए थे, कुछ का मानना है कि चाइना से आए थे, कुछ का मानना है तिब्बत से आए थे, कुछ का मानना है कि रशिया से आए थे। सो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वैदिक लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप 4 किताबें पढ़ेंगे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा।
और इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक में क्या फर्क था। उसके बाद इनका रिलीजन, आप सब जानते हैं कि इनका रिलीजन जो था वो रिवाइवल भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर यज्ञ वगैरह किए, तो हम ये मानते हैं कि ये ब्राह्मणाइजेशन को बहुत मानते थे ब्राह्मणिक फॉर्म में, और इनके समय में कास्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा चलता था। अब रिलीजन में भी दो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऋग्वेदिक में और लेटर वैदिक में धर्म भी अलग अलग तरीके से देखे गए। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, जो भगवान ऋग्वेदिक पीरियड में थे वो लेटर वैदिक पीरियड में चेंज भी हो गए, ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद इनकी समाज के बारे में बताइए। देखिए सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो विमेन का स्टेटस कहीं ना कहीं अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वेदिक में बहुत अच्छा था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचते पहुंचते वो डाउन हो गया, कम हो गया। सो आप बताइए कि इनकी सोसाइटी डिफ्रेंशिएट करिए ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड से। इवन दो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि कहां पे सोसाइटी सबसे ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद इनकी पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी आपको पता चलेगा कि सम्मति सभा वगैरह हुआ करती थी ऋग्वेदिक में। लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने उसको चेंज कर दिया, अब किंग बन चुके थे, वो ज्यादा टेरिटरी के ऊपर रूल करते थे। सो आपने दोनों पीरियड को इकट्ठे रखना है, यानी ऋग्वेदिक को भी और लेटर वैदिक पीरियड को, दोनों को साथ लेके चलना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको डिफरेंस बिटवीन द इंडस एंड द आर्यन, यानी कि इससे पहले जो टॉपिक था उसको और इन दोनों को मिला के चलना है। इस टॉपिक को पूरा करने के लिए आप दो बुक्स का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो तमिलनाडु की बुक चैप्टर नंबर 3 आर्यन सिविलाइजेशन, या आप पढ़ सकते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में से। लेकिन फिर से बताऊंगा कि इनके समय में काफी सारी ऐसी चीजें हुई, तो प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार स्टैंडर्ड बुक्स को भी देख लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपको एनालिटिकल करने में कि आखिर सवाल कहां से पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है रिलीजन्स मूवमेंट। आप सब जानते हैं कि जब आर्यन इन्वेजन हुआ तो आर्यन इन्वेजन के बाद काफी सारा हम ये मानते हैं कि रिलीजन बहुत ही रिजिड हो चुका था, खासकर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें सैक्रिफाइस इस तरीके की जाती थी जो आम लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल था, तो रिलीजन हो चुका था बहुत कॉम्प्लेक्स। इसी दौरान हमें देखने को मिला कि भारत के अंदर दो धर्मों का जन्म होता है, एक को हम कहते हैं जैनिज्म और दूसरे को कहते हैं बुद्धिज्म। इनमें से सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें प्री और मेंस का, तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। आखिर सवाल लिए कहां से जाते हैं वो जरा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो जैनिज्म को इन डिटेल में पढ़ना है। इन डिटेल क्या? सबसे पहली चीज जैनिज्म के बारे में अबाउट महावीरा एंड हिज टीचिंग। बताइए जी महावीरा की टीचिंग किस तरीके की थी? तीर्थंकर्स, इनकी काउंसिल्स कहां कहां पे हुई, लोकेशन, इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉज फॉर द डिक्लाइन, इनमें इंपॉर्टेंट बुक्स बताइए, और ये क्यों डिक्लाइन हो गए, यानी बाद में ये डिक्लाइन भी हो गया ये पीरियड, यानी कि जैनिज्म बाद में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया। आपको याद होगा क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर करना यानी काफी सारी चीजें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन इधर एक सवाल और बन सकता है कि बताइए इंडिया की कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। आपको याद होगा कि मौर्यन अंपायर में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने इसको बहुत ज्यादा माना था और इन्होंने इनकी टीचिंग को आगे भी बढ़ाया। इन टीचिंग के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आखिर वो किन किन चीजों पे बिलीव करते थे और यहां पे वुमेन का स्टेटस क्या था, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास बुद्धिज्म, सेम वही चलेगा कि बताइए जी इनकी अबाउट द बुद्धा टीचिंग। अब यहां पे फर्क दिखाना पड़ेगा कि बुद्धा टीचिंग और अबाउट द महावीरा टीचिंग में आपको क्या फर्क देखने को मिला, काउंसिल कैसे हुई, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, एंड कॉज फॉर द डिक्लाइन। यानी जब रिलीजन पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखिएगा कि यहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए इनके सेक्ट्स वगैरह अलग अलग डिवीजन हो गए, एक धर्म के फिर अलग 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 और पार्ट कर दिए गए, हयाना महायाना बुद्धिज्म चाइना में अलग अलग एरियाज में हुए। सो होपफुली आप लोग इसको भी देखेंगे और ये जरूरी है कि आप जब ये पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए बनता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर, राइज ऑफ द मौर्यंस, मौर्यंस का किस तरीके से राइज हुआ। फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और यहां ही पे आपको पता चलेगा कि मौर्यन अंपायर में कौटिल्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा
जिसको हम चाणक्य कहते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कौन सी बुक लिखी। उसके बाद आपको यहीं पे पता चलेगा कि यहाँ पे फॉरेनर अकाउंट जैसे मैगस्थनीज वगैरह है जिन्होंने इंडिका की बुक के बारे में लिखा, तो किस तरीके की का रूल उन्होंने किया। और एक ग्रेट एम्पायर, भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर आया था जिनको हम अशोका कहते हैं। होपफुली आप सब जानते हैं कि अशोका का जो समय था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, खासकर हम एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अगर आपको पता होगा तो अशोका का पीरियड एक गोल्डन पीरियड भी था। आर्ट एंड कल्चर के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की। रॉक एडिक्ट्स आपको पता है उनके बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी हम जब उनके सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर उन्होंने वो रॉक एडिक्ट नहीं दिए होते तो अभी तक हम लोगों को मौर्यन एम्पायर के बारे में नहीं पता चलता पर्टिकुलरली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मौर्यन एम्पायर के बारे में वो बात कर रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि बताइए अशोका इन डिटेल। जब अशोका इन डिटेल तो आप ये सारे एरियाज बताने पड़ेंगे कि सर वो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उज्जैन में क्या किया, तक्षशिला के अंदर किस तरीके से उन्होंने नॉर्थ साइड में कितना एक्सपेंशन किया। यहीं पे कलिंगा वॉर आपको पढ़नी पड़ेगी। और इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। भाई देखिए, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। अगर इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप नहीं कर पाए तो इनको आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इनके रॉक एडिक्ट आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इवन यूपीएससी यहाँ से पूछता है कि पहले रॉक एडिक्ट में क्या लिखा गया है, दूसरे रॉक एडिक्ट में क्या लिखा गया है। कुछ माइनर हैं यानी कि कुछ छोटे छोटे हैं, उनकी लोकेशन तो इधर उधर हो सकती है। कुछ बिग रॉक एडिक्ट्स हैं, उनके बारे में बताइए। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से रूलर्स हुआ करते थे, किस पॉइंट को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे टर्म्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं तमिलनाडु की बुक ऑलरेडी मौर्यन एम्पायर के बारे में या क्लासिक्स। लेकिन फिर कहूँगा कि आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे बहुत कम दिया गया है। फॉर द आर्ट एंड कल्चर यूज नितिन सिंघानिया बुक। प्लीज डोंट मिस एनी पॉइंट रिगार्डिंग द अशोका, गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट एंड दियर रिजल्ट। किस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग कंट्रीज आई, फॉरेनर्स आए, ग्रीक आए, उन्होंने किस तरीके। अभी इस साल में अगर आप देखेंगे तो ग्रीको बैक्टीरियंस के बारे में पूछा गया था। सो अब याद करिएगा कि सबसे पहले इंडियो ग्रीक लोग किस तरीके से आए। इनका याद रखिएगा, ग्रीक की वजह से आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत फर्क पड़ा था। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। शाकास लोग आ जाते हैं, सत्यवाहनास, सेथियंस, प्रतिहांस, उसके बाद कुषाण। कुषाण में सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्का। कनिष्का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में भी बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला। इनके समय में बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो भाई इसके लिए मैं आपसे सीधा कहूंगा कि प्लीज रेफर पूनम दलाल, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में उतनी सारी चीजें इनके बारे में नहीं दी हैं। उसके बाद साउथर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का जो साउथ साइड है, अभी मैप दिखा देता हूं। ये साउथ साइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस साउथ साइड में आपको चोलास, चेरास और पांड्यास देखने को मिलेंगे। और आप सब जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया था भारत के लिए। तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर नहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बेटा बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है और उनको आपने लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनके समय हमें बुक्स मिली। और ये साउथर्न इंडिया का सारा मैप आपके सामने है। चोलक्या, पालवास, चेरास, उसके बाद आप देखिएगा तो वांगीस, कलिंगा, ये वो एरिया है जहाँ पे अशोका ने वॉर लड़ी थी, बेटा याद रखिएगा। तो इस समय लेट गुप्तास भी और भी अलग अलग रूल कर रहे थे। सो सबसे पहले संगम एज, तीनों के लिए यहाँ पे चले जाएंगे। संगम एज में आपको बुक्स याद रखनी पड़ेंगी भाई, उसके बिना नाम नहीं चलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बुक्स के बिना संगम एज को लिखवाऊंगा, तो संगम एज में ही हमें बुक्स के बारे में पता चला था कि कौन कौन सी बुक्स हैं। काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे इत्तोगोई हो गई, सीलापाड़ीकरम हो गई, उसके बाद और कंपाइल की गई बुक। ये वो जगह है कि संगम में कहा जाता है कि अलग अलग पहली संगम हुई जिसमें भगवान और सेज वगैरह थे। दूसरी बुक के अंदर हमारे पास एक बुक थी, तीसरी में सब जो। और उस समय ये माना जाता है कि ये पोइट जो थे, तमिल लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई है। तो ये पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यवाहना डायनेस्टीज के बारे में बताइए, इनका ओरिजिन। चोलास, जिनको हम एम्पीरियल चोलास कहते हैं। अब याद करिएगा, चोलास लोगों ने बहुत ज्यादा रूल, इवन दो अगर आप देखेंगे तो ये श्रीलंका तक निकल पड़े थे रूल करने के लिए। और इनके समय में काफी सारे टेम्पल्स बने हैं चोलास के एम्पायर के अंदर। इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर याद रखिएगा,
पलवास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनकी लड़ाइयां भी, सो प्लीज फॉर दैट फिर से वही कहूंगा कि पूनम दलाल की बुक यूज कर लें, या अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स और भी यूज कर रहे हैं। गुप्ता अंपायर को जो टाइम पीरियड दिया गया है, इनको कहा जाता है गोल्डन एज। भाई गोल्डन एज इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहां पे हुई थी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, जिसमें हम साइंस एंड टेक भी लेते हैं। उसके बाद आपको याद है इनकी वजह से टेंपल बहुत ज्यादा क्रिएट किए गए, यहां पे आपको लिटरेचर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे रिलीजन में रिवाइवल देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने सीधा फिर से ब्राह्मणाइजेशन को जो है फ्लोरिश किया। सो टेंपल होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे एरिया इनका मौर्यन अंपायर से कम ही था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा समय रहा है। अब यहां पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बताइए किस तरीके की थी फर्स्ट, उसके बाद इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद बताइए सोशल डेवलपमेंट कैसी थी, समाज किस तरीके से। समाज के तौर पे मैं क्लियरली बता देता हूं, यहां पे वुमेन का स्टेटस बिल्कुल डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इनके समय में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं था। और फिर आया था पोस्ट गुप्ता पीरियड। अच्छा, इनकी एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ कवियों के बारे में भी पूछा जाता है कौन सा पोइट थे, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारी बुक्स जो है कंपाइल की गई हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे पहले हर्षा इन डिटेल, भाई मान के चलिए कि हर्षा जब भारत के अंदर थे, हर हिस्ट्री बुक्स ने इनको मेंशन किया है, कोई भी फॉरेनर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक करने वाला नहीं था। बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही हार्ड एंड हार्श थे, लेकिन इनके समय में भी इन्होंने टॉलरेंस दिखाई। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म चलेगा, सारे धर्मों को ये मानते थे। और इनके समय में भी टेम्पल्स बने, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, लेकिन इनके जाने के बाद ही यहाँ पे आ जाएगा फ्यूडल सिस्टम। फिर वैसा कोई रूलर नहीं आया जो भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल करता या भारत को बाकी लोगों से बचा पाता। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन। याद रखिएगा मध्यकालीन हमारा सबसे ज्यादा प्री में और मेंस में बहुत ही, प्री में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन प्री में जो पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। वैसे प्री के हिसाब से देखें और मेंस में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत से, मुगल एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर। ये तीन हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और भक्ति मूवमेंट। तो आइए आपको बताता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है। सबसे पहले तुर्किश इन्वेजन में आपको मोहम्मद बिन कासिम देखने को मिलेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिंध का एरिया किस तरीके से कैप्चर किया जाता है। ये इस्लामिक रूल आया था, किस तरीके से आया इंडिया के अंदर, इस्लामिक रूल के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप इन डिटेल दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत में आप सब जानते हैं कि अलग अलग डायनेस्टी आई, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद आपके लोधी डायनेस्टी। तो इनके सारे आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट, रूलर है इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। रूलर वैसे सैयद डायनेस्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इतना कुछ कर नहीं पाए। कुछ फेमस रूलर हैं जैसे इल्तुतमिश हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, बालबन हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, ये वो लोग हैं। और साथ में लास्ट में हम पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी को। सो यहां पे मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, इन सब को आपने पढ़ना पड़ेगा। इनके आर्ट कल्चर को भी पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर को भी, इनकी पॉलिसीज को भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार पॉलिसीज पूछ चुका है। और यहीं पे आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होगा। यहां पे याद रखिएगा कि उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि पर्शियन वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि राजा को क्या कहा जाता था, असेंबली को क्या कहा जाता था, सिक्कों को क्या कहा जाता था, आर्क किस तरीके से बनाए जाते थे, डोम किस तरीके से बनाए जाते थे, इनके समय में कौन सा जो है आर्ट इंडिया के अंदर आया, क्या उसका इन्फ्लुएंस किसी इंडिया के ऊपर पड़ा या नहीं पड़ा। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आपको याद है कि यहां पे आया बनता है विजयनगर एम्पायर। उस समय जब दिल्ली सल्तनत था तो ये गुहार लगाई गई कि भाई ये सारा एरिया तो वैसे मुस्लिम डोमिनेंस एरिया था, यहां पे आपको मिलेगा बहामनी किंगडम जो बहामन शाह ने बनाया। सो फिर हिंदुओं को ये लगा कि हमें भी अपना एक एरिया बनाना चाहिए, तो उन्होंने इस एरिया को चुना और ये बनाया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हरिहरा और बुक्का ने। आप जानते हैं कि हरिहरा और बुक्का पहले जो है दिल्ली सल्तनत के तुगलक में ही थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ही टीचर के नाम पे, जो आपको याद होगा कृष्णदेव राय, इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, तुलुवा डायनेस्टी होगी, अलवुडा डायनेस्टी हो गई, संगम डायनेस्टी हो गई। और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इनके और बुक्स, इस समय में बहुत ज्यादा टेम्पल्स बने हैं और इनकी बुक्स के बारे में आपको बताना है। फिर रूल आता है मुगल्स का। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा क्रॉनिकल ऑर्डर में मुगल्स, जैसे आप जानते हैं बाबर, उसके बाद हुमायूं का वैसे उतना समय नहीं रहा, अकबर के बाद आपको पता है कि
एक अच्छा रोल जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, इनको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन किसकी कौन सी पॉलिसी पढ़नी है, पहले बाबर की वॉर, बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद अकबर इन डिटेल, यहां पे इनकी रिलीजियस पॉलिसी के साथ साथ ये फेमस हुए थे अपनी रेवेन्यू पॉलिसी जो राजपूतों के साथ मिलकर बनाई थी, ये पढ़ना है। और उसके साथ हमें पढ़ना है जहांगीर और शाहजहां को पेंटिंग के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, वैसे ये फेमस हैं। और उसके बाद औरंगजेब इन डिटेल, यहीं पे आपको याद है ईस्ट इंडिया कंपनी भी एस्टेब्लिश हो गई थी। और फिर पढ़ेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इनकी सोसाइटी किस टाइप की थी, कॉज फॉर द डिक्लाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, इनके ऑथर जैसे बाबरनामा, अकबरनामा एंड आर्ट एंड कल्चर, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइए लेके चलता हूं आपको यानी कि आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। वैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज हमारी रहती है, वेटेज यानी कि बोथ इन द प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन में आप ये एरिया बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। भाई कैसे छोड़ेंगे, यहीं पे तो सारे मार्क्स आपके आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है यूरोपियन पावर। तो यूरोपियन पावर में क्या करना है, प्लीज एक याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फेमस जो हमें लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रांस एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इनके बीच में हुआ था कार्नेटिक का युद्ध। तो कार्नेटिक वॉर आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ने के लिए आप पुर्तगाल, डच वगैरह को भी पढ़ पाओगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद है क्रॉनिकल ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, पहले कौन आया बाद में कौन आया, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना पड़ेगा, डिटेल तो वैसे उन्हीं का पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में काफी सारे गवर्नर जनरल आए, स्पेक्ट्रम में भी आप पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा की बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो आपको लगता है कि, लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट, इवन बिपिन चंद्रा इज आल्सो सफिशिएंट, एंड स्टिल यू नीड सम लाइक कि किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे वॉन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेसी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डेलहौजी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिंटन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका लॉर्ड इरविन इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपने बहुत अच्छे से, रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन गवर्नर जनरल के समय में युद्ध हुए, वॉर हुए या पॉलिसीज बनाई, उन सबको आपने डिटेल में पढ़ना है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। उसके बाद ब्रिटिश रूल इंपैक्ट कैसा पड़ा भारत के ऊपर, और फिर सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, किस तरीके से लोगों को जागरूकता आई उनके अंदर। और अगला टॉपिक हमारा बनता है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। याद करिएगा, यहां पे आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे मीर कासिम के बारे में, और बहुत अलग अलग संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मैसूर वॉर याद करिएगा, यहां पे आप वाडिया डायनेस्टी को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे हैदर अली को, फिर टीपू सुल्तान को। लेटर ऑन ये मैसूर का जो एरिया था, एक माही एरिया और मंगलुरु एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। उसके बाद मराठा वॉर बहुत लंबी चली, अलग अलग मराठा वॉर। इनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, इनकी जो कॉन्फिडरेसी थी वो किसी तरीके से हटा दी गई। यहां पे आपको पेशवास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और पेशवा किस तरीके से पूना में रूल करते थे, और फिर क्या हुआ ऐसा कि ये डिक्लाइन हो गए। एंड देन फाइनली वी विल रीच ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये रिवोल्ट इतना डिस्कस किया गया है, इतना ज्यादा डिस्कस किया गया है, हर एक यूरोपियन हिस्टोरियन ने इसके बारे में बात की है। वैसे यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन डिटेल पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कॉज क्या थे, उसके बाद बताइए कि फेल क्यों हुआ, उसके बाद बताइए कि इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों लाया गया। वैसे आज ही मैंने क्लास के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में भी बात की है। अगली चीज जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, वो पढ़ना है हमें रिफॉर्म मूवमेंट। अब इंडिया के अंदर हुई थी रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि 19th सेंचुरी में अलग अलग यहाँ पे लोग आए जिन्होंने भारत के लोगों को बदलने की कोशिश की, और उनको कहा कि किस तरीके से समाज सुधार किया जा सकता है, यानी लोगों को यह समझाया जाए कि आखिर देश किस तरीके से आजाद होता है। और इस रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत ज्यादा धर्म को भी लिया गया, और समाज रिवाइवल भी था और रिफॉर्म भी था। अब यहाँ पे देखिए इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फाउंडर एंड देयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि राजा राम मोहन राय, बुक्स कौन कौन सी लिखी गई, एंड देन फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पे होती है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885 में आपको देखने को मिली। इसमें आपको लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी, कौन प्रेसिडेंट बनता था, कहां पे बनी आईएनसी को, यहाँ दादा भाई नौरोजी वगैरह। यहाँ पे दो आपको देखने पड़ेंगे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, बहुत बार सवाल आ चुका है। इनको कहते हैं नरम दल और इनको कहते हैं गरम दल, यानी लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट में, और मॉडरेट में दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, काफी अलग अलग लोग जो है इसमें आए।
फिर पार्टीशन रोल ऑफ बंगाल और सूरत स्प्लिट, लॉर्ड कर्जन के समय में किस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ, सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, क्योंकि लड़ाइयां चल रही थी बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट। और उसके बाद मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। अब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन क्यों हुई, रीजन क्या था, व्हाई, और उसके बाद लखनऊ पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिंटो मॉर्ली, मिंटो रिफॉर्म एंड दो यहां पे एक्ट आपको पढ़ने हैं, 1909 एंड 1919। अब 1909 आपको याद होगा, सेपरेशन इलेक्ट्रो सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स, और 1990 इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919, जब गांधी जी आ चुके थे। इसके बाद आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिटेल में देखना पड़ेगा, मीटिंग्स कहां पे हुई, रेजोल्यूशन कौन कौन से पास किए गए, प्रेसिडेंट कौन से थे, जगह पे कौन कौन से लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स के नाम, उनकी पॉलिसीज क्या थी, टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे की गई बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सम अदर प्लेसेस, ये जगह जो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया गांधीयन एरा, हिज एक्सपेरिमेंट 1917, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, देन गांधी इरविन पैक्ट 1931, देन अगस्त ऑफ 1940, ये गांधी जी के इंपॉर्टेंट है। देन आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, देन क्रिप्स मिशन कैसे आया था, वैसे इससे पहले अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें हो चुकी हैं, कैबिनेट कमेटी क्यों आई इनके समय में, उसके बाद पार्टीशन ऑफ टू पाकिस्तान एंड इंडिया, और फिर सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में तो अलग ही पढ़ लीजिएगा। आईएनए के बारे में आपको याद है, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जाने जाते हैं, फॉर्मेशन हुई थी, और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के उन बच्चों के लिए बनाए हैं जिनको ये लगता है कि हिस्ट्री हमसे बहुत मुश्किल से हो पाएगी। आपके पास, मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद जो भी एरिया मैंने आपको बताए हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज डू फॉलो दिस प्रोसीजर, ऐसे अप्रोच करें आप। और अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है, वैसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है, बट ये वाले एरिया बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगी। उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों को भी कहीं पे दिक्कत आए, प्लीज डू लेट मी नो, नंबर इज देयर, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एज वेल। एंड इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत इस चैनल के साथ बनाए रखें। कल एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।